नमस्कार, स्वागत है मनी गुरु में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज शो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। पिछले काफी समय से ये बहस चली आ रही है कि दोनों में से कौन सा प्लान सही है और किससे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आज इन्हीं बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि दोनों प्लान का फर्क क्या है ताकि आप अपने लिए सूटेबल प्लान चुन सके। और हमारे साथ आज शो में जुड़ रही है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। पूनम जी, बहुत स्वागत है शो में आपका। अक्सर ही हमारे पास जब व्यूवर्स अपनी क्वेरी भेजते हैं पूनम जी, तो वो ये जरूर मेंशन करते हैं कि दरअसल उनका निवेश डायरेक्ट प्लान में है या फिर रेगुलर प्लान में है, और जाहिर मेंशन करते हैं कि दरअसल उनका निवेश डायरेक्ट प्लान में है या फिर रेगुलर प्लान में है। और जाहिर सी बात है, निवेशक अलग हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं, तो प्लान्स भी हर किसी के लिए अलग अलग होंगे। कौन सा प्लान किसके लिए ज्यादा सही है ये मैं जरूर आपसे जानूंगी, लेकिन शुरुआत थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट प्लान क्या है और रेगुलर प्लान क्या है, थोड़ा आसान भाषा में पूनम इसे समझाएं। शालिनी जी, एकदम आसान भाषा में और एकदम मैं आपको एक्यूरेटली समझाऊं तो एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। जैसे कि आप बीमार पड़ते हैं और आपको सर दर्द है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी पूरी तरह बता के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा के फिर आप एक फार्मेसी में जाके दवा खरीदते हैं, और दूसरा रास्ता है कि आपको लगता है कि सर दर्द एक मामूली सी बात है, डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास जाते हैं दवा की दुकान पर और कहते हैं हमें सर दर्द की कोई भी एक दवा दे दीजिए। ये ही एग्जैक्टली फर्क है डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में। डायरेक्ट प्लान्स हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाके खरीदते हैं, जहां पे कोई आपको सलाह देने वाला नहीं है, आपकी जरूरत समझने वाला नहीं है, आपका जो जोखिम उठाने का नजरिया समझने वाला नहीं है। वहां जाके आप कहते हैं आपको एक इक्विटी ओरिएंटेड प्लान लेना है और आपको वो प्लान दे दिया जाता है। और जब आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आप किसी एडवाइजर के पास या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या किसी एक्सपर्ट के पास जाके उनसे सलाह लेते हैं कि देखिए मुझे इतने साल का नजरिया है, मेरा जोखिम इतना उठाने का है प्रोफाइल, तो मुझे कौन सा प्लान खरीदना चाहिए। तो जब वो एक्सपर्ट उनको सलाह देते हैं कि आप फलाना कंपनी का फलाना प्लान खरीदिए, तो वो रेगुलर प्लान होता है, क्योंकि बीच में एक इंटरमीडियरी है, आपको कोई सलाह देता है वो खरीदने के लिए, जिसके थ्रू आप खरीदते हैं वो रेगुलर प्लान के तहत जाता है। तो सीधी सी बात है, एक प्लान आप बिना किसी एडवाइस से डायरेक्टली खरीदते हो और एक आप एडवाइस के थ्रू किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो। तो नेचुरली जब आप डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हो तो आपको डॉक्टर को एक फीस देनी पड़ती है। दोनों ही प्लान दवा वही रहेगी, ये तो आसान भाषा में आपने समझा दिया यहाँ पर पूनम जी। बिल्कुल, और जितना मैं समझ पाई हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको फीस देंगे, और अगर आप खुद से दवा खरीद लेते हैं तो आप दवाई का पैसा तो देंगे लेकिन वो जो डॉक्टर की फीस है वो बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं पूनम, कई बार क्या होता है खुद से दवा लेना आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। हो सकता है आपकी तबीयत अच्छी होने की जगह और ज्यादा खराब हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, क्योंकि आप उसके ठीक जानकार नहीं है, आपको दवाइयों की उतनी समझ नहीं है। हल्का जुकाम या खांसी होने पर, बुखार होने पर तो आप दवा ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, फीस चुकानी पड़ेगी। और शायद यही जो कमीशन लोग बचाने के चक्कर में मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। आप जरा इन दोनों के फर्क को भी आप पूनम समझाएं, क्योंकि ये दोनों प्लान क्या है ये तो आपने बहुत आसानी और बहुत बखूबी समझा दिया। अब अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं, मतलब डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान, तो वो क्या होगा? देखिए, डायरेक्ट प्लान जैसे आपने बताया शालिनी की, अल्टीमेटली तो सेम फंड होगा, सेम इन्वेस्टमेंट होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। खाली फर्क तो होगा वो इन्वेस्टर को कॉस्ट का होगा। यानी कि आपने जैसे हमने समझा कि डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ती, इस तरह इसमें रेगुलर में आपको एक कमीशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो आप इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता है, तो निवेशक को कॉस्ट कम लगती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ओवर 5 years ऑफ टाइम उसका जो NAV है वो थोड़ा अलग होता है, उसको थोड़ा कमाई जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है, जो बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, मगर हाँ डिफरेंस होता है। डायरेक्ट जो फंड है उसकी NAV और इरेगुलर फंड की NAV में फर्क होता है।
इन्वेस्टर को उसका फायदा होता है, मगर वो तब होता है जब इन्वेस्टर को पूरी समझ होती है कि वो कहाँ निवेश करे। अगर उसने गलत फंड पहले ही दिन चुन लिया डायरेक्ट प्लान के प्रलोभन में आकर कि भाई इस पे कॉस्ट कम लगेगा, मैं डायरेक्ट खरीदता हूँ, मेरे को कमाई ज्यादा होगी, तो हो सकता है उसका कुछ पैसा ना बने। उसने अपने जोखिम के विपरीत कोई प्लान खरीद लिया क्योंकि उसे बताने वाला कोई है नहीं। क्योंकि जब हम डायरेक्ट साइट पे जाते हैं शालिनी, 100 तरीके के फंड्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, कौन सा उसमें से आपको चूज करना, अगर आपको उसकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको आगे चल के बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें। तो अगर आपको पूरी समझ है तभी आप डायरेक्ट प्लान में जाएं। वो थोड़े से फायदे के चलते आप आगे चल के बड़ा नुकसान ना आपको हो, उस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, डायरेक्ट फंड में कॉस्ट कम लगते हैं और आपको एनएवी ज्यादा मिलता है, ये बात भी सच है। और शायद यही वजह है पूनम की कई बार हमने देखा है कि लोग डायरेक्ट प्लान लेने के लिए कहते भी हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कैलकुलेट करके बाकायदा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अगर 20 साल का आपका निवेश है तो डायरेक्ट प्लान में आपको फायदा होगा, और अगर आपने रेगुलर प्लान लिया है तो थोड़ा आप नुकसान में रहेंगे। और पूनम, आगे बातचीत को मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर शो में आपका। बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते मैम, मैं मैडम 5,000 रुपए पर मंथ निवेश कर सकता हूँ 10 साल के लिए, और हमको 20 से 25 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। म्यूचुअल फंड में इसके पहले आपने कभी निवेश किया है या आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं? नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और 5 साल में 25 लाख रुपए आपको बनाने हैं। पूनम, बहुत से ऐसे व्यूवर्स हमारे पास आते हैं और ये उसका एक उदाहरण भी है, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की ख्वाहिश होती है और म्यूचुअल फंड उसे पूरा कर देगा, ये भी लोग सोचते हैं। तो किस तरह से इनका लक्ष्य पूरा हो सकता है? 5 साल में 5,000 रुपए की SIP से 25 लाख या 20 लाख बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए ये 2 ही काम आप कर सकते हैं, या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट हर महीने का बढ़ाएं, 5 की बजाय आपको कम से कम 15,000 करने होंगे, या फिर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाएं, 11 से 12 साल का टाइम होराइजन रखें आप अपने 5,000 रुपए के साथ, तो ही आपका गोल अचीव हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शालिनी, हमें रियलिस्टिक गोल भी रखने होंगे कि रियलिटी में ये पॉसिबल है कि नहीं। ऑफकोर्स हम रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम, बट आपको रियलिस्टिक होके भी चलना पड़ेगा। 5,000 रुपए के लिए फिलहाल आप 2 फंड चूज करें। एक ले रिलायंस लार्ज कैप फंड, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, थोड़ा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट इनके लिए ठीक होगा। और दूसरा मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, एक मल्टी कैप फंड है जिसके बहुत बेहतरीन रिटर्न्स रहे हैं पिछले दिनों, तो आप एक वो फंड ले लें। आप ज्यादा एग्रेसिव फंड्स नहीं चूज कर सकते क्योंकि आपका टाइम होराइजन कम है, पर हाँ, अगले साल चलते अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाएं तो और एग्रेसिव फंड्स इंक्लूड करें, और आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए टाइम होराइजन और साथ में जो निवेश की रकम है उसको नक्की करें, तो ही आप इफेक्टिव तरीके से अपने गोल पे पहुंच सकते हैं। और विक्रांत जी, 2 सलाह आपको यहाँ पर दी है पूनम ने, उसके ऊपर आप कायम रहिए, और थोड़ा आपका टाइम होराइजन कम है, आप या तो उसे बढ़ाएं या फिर जो आपकी निवेश की रकम है उसे बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। और पूनम, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशिक दास ने हमें फोन किया है। स्वागत है सर शो में आपका। बताइए, जानना क्या चाहते हैं आप? एक्चुअली मैम, मेरा थैंक यू फॉर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी इंडिया इक्विटी है, तो मैं क्या और एक मल्टी कैप फोकस सिलेक्टिव फोकस ऐड कर सकता हूँ या उसे अवॉइड करना है? जी कौशिक जी, कुछ आपने गोल भी बनाया क्या? हाँ। तो मुझे 15 या 18 साल के अंदर 1.5 करोड़ का पर्पस ऐड करना है मेरे रिटायरमेंट प्लान के लिए। ठीक है, पोर्टफोलियो पूनम आप भी इनका देख सकती हैं। अभी 20 लाख के करीब इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और कुछ लक्ष्य भी इन्होंने बेटी की पढ़ाई का, शादी का और अपने रिटायरमेंट का बनाया हुआ है। किस तरह से इनका पोर्टफोलियो आप देख रही हैं? क्या आने वाले वक्त में इनके लक्ष्य पूरे हो पाएंगे इस पोर्टफोलियो से?
देखिए, इनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है जो एक लार्ज कैप कैटेगरी का है। साथ ही इन्होंने एसबीआई मैग्नम ब्लू चिप भी लिया है जो सेम कैटेगरी का फंड है। तो अगर हम कैटेगरी ओवरलैप करते हैं तो ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर नहीं मिलता। इनका टाइम होराइजन अच्छा खासा लंबा है, तो सभी तरीके के फंड्स अगर होंगे तो बेहतर एक्सपोजर होगा, बेहतर वेल्थ बनेगा। तो आप एसबीआई स्मॉल कैप इंक्लूड करेंगे तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो अच्छा एक्सपोजर वाला बनेगा। साथ में मेरा एसेट इंडिया इक्विटी डायरेक्ट फंड बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है, वो एक मल्टी कैप फंड है, उसे आप कंटिन्यू करें। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसे आप कंटिन्यू करें। सभी फंड्स इन्होंने देख समझ के अच्छे से करे, इसमें आप रखें, खाली एक स्मॉल कैप इंक्लूड कर लें। और जो भी इन्होंने टारगेट्स बनाए हैं वो भी रियलिस्टिक है। बस मेरी सलाह यही होगी कि टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करते रहें और अपने फंड्स को गोल्स के साथ ईयर मार्क कर दें ताकि आगे चल के इन्हें किसी तरीके का गोल अचीवमेंट में परेशानी ना हो। कौशिक जी, हमारी तरफ से भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आगे आने वाले वक्त में आपका जो निवेश है वो आपको फायदा ही दे और जिस तरह से आपने अलग अलग गोल अपने बना करके रखे हुए हैं वो सब टाइमली आप अचीव भी कर सकें। और पूनम, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से डायरेक्ट प्लान आपको फायदा दे सकता है या रेगुलर प्लान आपके लिए है। इसमें अगर मैं रेगुलर प्लान के फायदे समझना चाहूँ, क्योंकि एक्सपर्ट की एडवाइस तो यहाँ पर आपको मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कौन से फायदे हैं जिसकी वजह से मुझे रेगुलर प्लान चुनना चाहिए? देखिए, रेगुलर प्लान में तो सबसे पहला फायदा, जैसे हमने बात करी कि आपको एक इंटरमीडियरी होता है, एक एडवाइजर होता है जो अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज से आपका रिस्क प्रोफाइल और आपका सूटेबिलिटी ऑफ द प्लान देख के आपको रिकमेंड करता है। दूसरा फायदा होता है कि आपको सर्विसेज मिलती है, अगर किसी भी तरीके की आपको सर्विसेज चाहिए वो आपको इंटरमीडियरी देता है विदाउट एनी कॉस्ट। वो आपको कोई उसका कॉस्ट नहीं लगाता है। जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई केवाईसी में चेंज करना है, एड्रेस में चेंज करना है या आपको कोई रिडम्पशन करना है, आपके पास वक्त नहीं है, तो वो इंटरमीडियरी आपके लिए करके देता है, वो सारा प्रोसेस समझता है। वरना डायरेक्ट प्लान्स में आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, आपको कोई हेल्प नहीं करता है। और साथ में आपकी जो प्लान की मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग होती है वो आपके लिए आपका इंटरमीडियरी करता है, वो आपको खुद नहीं करना पड़ता। क्योंकि शालिनी, ऐसे बहुत अमूमन मैंने देखा गया है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं सलाह के लिए, वो कई बार सिर्फ सलाह की फीस देख के डायरेक्टली प्लान्स में निवेश करना चाहते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ निवेश किया, कैसे किया। कोई उन्हें टाइम टू टाइम अकाउंट स्टेटमेंट देने वाला नहीं होता, कोई उन्हें रिव्यू करके उनको साथ में टाइम टू टाइम उनको बैकअप करने के लिए नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं पूरा जो पर्पस है इन्वेस्टमेंट का वो लॉस्ट हो जाता है और फिर इन्वेस्टर को लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही पूरी ठीक नहीं है उनके लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम हमारे पैसे को निवेश कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके की सलाह लेके ठीक से निवेश करें ताकि आगे चल के आपके साथ कोई ना कोई बना हुआ है आपको गाइड करने के लिए। वो ही एक अहम मुझे लगता है एक पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान्स तो सभी एक है, सभी एक ही जगह निवेश हो रहे हैं। तो पर्पस ऑफ प्लानिंग, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में लिया, आप बीमार हो के दवाइयों के खुद ही जानकार हो जाते, गूगल आपको इतनी अच्छी सलाह दे देता है, फिर भी हम क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं। बस यही समझना जरूरी है। जी, हमारे साथ शो में लगातार बनी हुई हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। और पूनम, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, तो उनका रुख कर लेते हैं। फोन हमें किया है SD शेडगे जी ने। स्वागत है सर शो में आपका, बताएं क्या सवाल है। मैडम, मैं टोटल 7 SIP ऑलरेडी मैं लेके रखा है, ऑलमोस्ट नियरली 7 साल से मैं ले रहा हूँ, और उसमें 3 SIP में जो मतलब 4 साल से ले रहा हूँ, उसमें मेरे को ग्रोथ ऐसा इतना लगता नहीं। 7 पॉलिसी से मैं इसमें से कौन सा रखने का कौन सा नहीं रखने का उसके बारे में मेरा थोड़ा एडवाइस चाहिए था। बिल्कुल पूनम, इनका जो पोर्टफोलियो है कौन से फंड इन्हें रखने चाहिए और दिन में नुकसान हो रहा है क्या उनसे निकल जाना चाहिए? देखिए, नुकसान हो रहा है इसलिए निकल जाना तो बिल्कुल अभी ठीक नहीं, क्योंकि अभी मार्केट्स की वोलेटिलिटी काफ़ी है। पिछले 1 साल में मार्केट्स ने डाउन ट्रेंड ही देखा है, और मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि जब भी आपको नुकसान दिखे अपने पोर्टफोलियो में, तब निकलने की ना सोचें, उसमें और इन्वेस्ट करें पैसा। बिकॉज हम म्यूचुअल फंड SIP में मार्केट्स के अप एंड डाउन से ही कमाते हैं।
जितना मार्केट लो है उतना आपको फायदा है, मगर वो आगे चल के उसके लिए आपको पेशेंस से बने रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल निकलने की ना सोचें कोई भी फंड, ऐसे फंड में से जो अभी आपको लॉस दे रहा है। हाँ, अगर आपके फंड में, पोर्टफोलियो में जो भी ओवरलैपिंग ऑफ फंड स्टाइल है उसमें आप जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे इनके आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी इज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड जो समवॉट इज लाइक अ मल्टी कैप फंड। साथ ही फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी भी एक मल्टी कैप फंड है। L&T इंडिया वैल्यू फंड एक वैल्यू फंड है जो एक अलग कैटेगरी का है, और HDFC मिड कैप एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो इनके चारों फंड में से जो मुझे दिख रहा है लार्ज कैप मिसिंग है मेजरली, और एक स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इनका 17 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन का एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो मेरी एडवाइस होगी कि आप एक लार्ज कैप फंड फ्रैंकलिन इंडिया फोकस की जगह फ्रैंकलिन ब्लू चिप में कन्वर्ट हो जाएं, शिफ्ट कर लें, और साथ ही एक स्मॉल कैप फंड या तो रिलायंस स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप फंड इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा वेल्थ बनेगा, बस पेशेंस से आप बने रहें अपने पोर्टफोलियो में। ऑलराइट शेरगे जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और पूनम, ब्रेक पर जाने के पहले आपने बताया था कि रेगुलर प्लान के क्या फायदे हैं। इन केस मैं डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रही हूँ और काफी वक्त से मैं SIP इसमें मेरी जारी है, तो ऐसे में किन बातों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, या फिर इन फ्यूचर मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट प्लान के थ्रू मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखूं मैं? डायरेक्ट प्लान में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले तो समझ लें कि आपको कितनी समझ है म्यूचुअल फंड्स की, और कितने इसमें फंड टाइप्स होते हैं, कितने कौन से आपको सूट करते हैं। सूटेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो आपके पास जो टाइम होराइजन है, जितना निवेश करने का आपके पास समय है, उस हिसाब से कौन सा फंड आपको सूट करता है। क्योंकि फंड्स सभी फंड्स एक्सपर्ट चलाते हैं, सभी फंड सबके लिए अच्छे हैं, सभी ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए, मगर आपके टाइम होराइजन के लिए कौन सा फंड अच्छा है वो सूटेबिलिटी जानना जरूरी है। आपकी जोखिम उठाने की क्षमता आपको जानना जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपके किसी जानने वाले ने किसी XYZ फंड में निवेश किया उसके लिए आप भी कर लें और वो आपके प्रोफाइल के लिए सही हो, वो नहीं होता है ऐसा। तो आप अपना रिस्क एपेटाइट जान लें, सूटेबिलिटी जान लें। ऑफ कोर्स डायरेक्ट प्लान में थोड़ा बहुत NAV की वजह से फायदा तो होता ही है, मगर ये भी जान लें शालिनी की जो डायरेक्ट फंड्स के लिए जो फंड हाउसेस डायरेक्टली उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखते हैं और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के प्राइजेस रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कॉस्ट भी उठाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता है, जो हिडन कॉस्ट है वो कई बार नहीं मालूम होती है, तो वो भी जानना जरूरी है। मालूम पड़े कि थोड़े से फायदे के लिए हम ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, पर डायरेक्ट में आपको खुद मैनेज करना होगा। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट फंड्स में निवेश करें। बिल्कुल। और पूनम, दो चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। जैसे अभी तक की बातचीत से मुझे समझ में आया, अगर मैं नई इन्वेस्टर हूं तो मुझे डेफिनेटली रेगुलर प्लान में जाना चाहिए, लेकिन काम करते करते अगर मुझे मार्केट की समझ हो गई है, 4-5 साल से मैं निवेश कर रही हूँ और अब चीजों को मैं बारीकी से समझती हूँ, तब शायद मैं रेगुलर प्लान में जा सकती हूँ, जो अभी तक मुझे समझ में आया है। इसके अलावा डायरेक्ट प्लान किसके लिए है और रेगुलर प्लान किसके लिए, पहला मैं ये समझना चाहूंगी। और दूसरी चीज ये कि अगर हम रेशियो की एक बात करें, मैं लॉन्ग टर्म निवेश कर रही हूँ, तो रिटर्न में क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि डायरेक्ट प्लान में हम सीधा निवेश कर देते हैं और हमें किसी भी तरह का उसमें फीस नहीं देनी होती है, सिंपल शब्दों में। तो अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म निवेश में कर रही हूं तो एंड में आकर के कितना फर्क आ जाएगा? आप 1 to 2% ओवरऑल पोर्टफोलियो में फर्क देख सकते हैं, क्योंकि कंप्लायंस जैसे जैसे चेंज होते हैं काफी कुछ चेंजेस भी आते हैं। तो हाल में जो हम देख रहे हैं 2013 में जो डायरेक्ट प्लान वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे उनसे और अभी तक हम लें तो 1 to 2% तक का आप उसमें चेंजेस देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, मगर फिर भी बड़े इन्वेस्टर को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उसमें फायदा हो सकता है। तो डायरेक्ट इसमें है, मगर जो अभी हाल ही में कंप्लायंस आई है सेबी की जो भी डायरेक्ट प्लान्स वाले जो भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करते हैं, या फंड हाउस ओवरऑल जो भी एडवर्टीजमेंट करती है फंड बेचने के लिए, चाहे वो कॉन्टेस्ट हो चाहे वो प्रिंट मीडिया, वो सबका कॉस्ट भी डायरेक्ट प्लान्स को उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके की नजर रखें सभी न्यूज के ऊपर, तो आप गेज कर सकते हैं। बाकी 1 to 2% का फायदा तो जरूर मिलता है।
बिल्कुल। और पूनम, एक मेल हमारे पास आई हुई है, उसे भी शो में यहाँ पर मैं शामिल कर लूं। AK महापात्रा ने हमें मेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। एज है इनकी 35 इयर्स, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, कह रहे हैं कि 42,000 रुपए इन्हें सैलरी मिलती है। टर्म प्लान ये लेना चाहते हैं, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं। जानना इन्हें है कि बेस्ट टर्म प्लान फिलहाल मार्केट में कौन सा है, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी डिटेल चाहिए। देखिए, टर्म प्लान तो सभी अच्छे हैं और सभी ऑल आर रेगुलेटेड बाय IRDA। अब यहाँ भी यही बात होती है शालिनी की, अगर आप डायरेक्ट ई प्लान लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है, वही किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं तो वो सेम प्लान महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की फीस होती है। मगर जो क्लेम सेटलमेंट के टाइम आपको हेल्प चाहिए, जो बहुत जरूर ज्यादा होती है, इंडिया में पेपर वर्क काफी होता है, उस वक्त जो भी इंश्योरेंस खरीदने वाला है वो परेशान हो जाता है कि हम क्लेम हमें कौन सेटल करके देगा, क्योंकि अगर आपने ई इंश्योरेंस खरीदी है तो नेचुरली कोई इंटरमीडियरी होगा नहीं, कोई आपकी मदद करेगा नहीं। तो ये सब देखते हुए कि आपके पीछे से जिसको फायदा होने वाला है इंश्योरेंस का, वो ये ई क्लेम कर पाएगा कि नहीं, वो देखते हुए आप इंश्योरेंस खरीदें। मेरे हिसाब से आप 1.25 से 1.5 करोड़ तक की इंश्योरेंस टर्म प्लान के लिए एलिजिबल है। मैं चाहूंगी कि आप 2 डिफरेंट कंपनीज में ले, एक ऑनलाइन ले लें और एक ऑफलाइन ले लें, ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो और आप अच्छे से उसको मैनेज भी कर पाएं। और हेल्थ इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं ICICI का या HDFC का, और ऑफलाइन आप LIC का ले सकते हैं। और हेल्थ प्लान आप अपोलो म्यूनिक या रेलीगेयर या मैक्स बूपा में से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां ओनली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इनका प्रोडक्ट बेहतर होता है और साथ ही इनका जो प्रोसेस होता है सेटलमेंट का, क्लेम का, वो काफी ट्रांसपेरेंट और फास्ट होता है। आप ओनली हेल्थ कंपनी से ही आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं है, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखें। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, एक बेस प्लान लें, साथ ही टॉपअप प्लान लें। क्रिटिकल इलनेस का भी एक प्लान अलग से मौजूद है, वो आप लें। और साथ ही आप अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंट प्लान भी खरीदें। सब कुछ मिला जुला के भी आपका जो प्रीमियम है वो आपकी जो 80D की लिमिट है उसके अंदर ही रहेगा। करीब 15 से 17 हजार के बीच में आप एट द एज 35 ये सभी कुछ ले सकते हैं। अगर फुल प्रूफ प्लानिंग रखेंगे तो आपको ज्यादा सिक्योर्ड और बेटर अपने आप में प्लान्ड महसूस होगा। और पूनम, ये चीज आपने यहाँ पर बहुत बेहतर बताई, जैसे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच का डिफरेंस है, उसी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है आपने बखूबी यहाँ पर समझाया कि अगर आप पेपर वर्क कर सकते हैं, अगर आप क्लेम का जो प्रोसेस है वो ठीक ढंग से समझते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तभी आप ऑफलाइन ले प्लान। अदरवाइज इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए फिर ऑनलाइन जो है वो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। आप किसी एजेंट के थ्रू अगर यहाँ पर लेंगे प्लान तो आपको फायदा होगा। और पूनम, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, इतना वक्त निकालने के लिए और व्यूवर्स के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।